एवरी करेक्शन इज टेम्पररी एंड देन ऑल अपसाइड्स आर परमानेंट। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो ये जो भी नए इन्वेस्टर हैं इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट गेम के रूल्स ठीक से समझना ज़रूरी है। बिना रूल्स को समझे अगर आप गेम खेलने आओगे तो यू विल हैव नो क्लू व्हाट यू आर डूइंग। तीसरी चीज़ मुझे देखनी है, जो मैं अपने लिए देखता हूँ, कि इस फंड का वर्स्ट केस रिटर्न क्या था जब जब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया था। नॉर्मली नेगेटिव रिटर्न तब होता है जब मार्केट भी नेगेटिव होता है। तो जब मार्केट गिरा था तब ये फंड क्या मार्केट से ज़्यादा गिरा या कम गिरा? अगर ये फंड मार्केट से ज़्यादा गिरा, जनरली मैं इसे क्रॉस मार्क दूंगा। ऑफकोर्स इसमें और बहुत सारे डायमेंशंस है, बट ब्रॉडली थंब रूल मेरे ये है कि मुझे फंड मैनेजर की आइडियोलॉजी अच्छी लगनी चाहिए, उसका लॉजिक सही लगना चाहिए फंड के पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने का। तो हर सेक्टर की एक साइकिल होती है, तो पहले तो आपको समझना है कि इस सेक्टर की साइकिल्स कितनी लंबी होती है और फिलहाल आप साइकिल में कहाँ पे हो। और अगर फिलहाल आप साइकिल के पीक पे हो तो इस सेक्टर में पैसा मत लगाइए, बिकॉज जब ये टर्न करेगा तो आपके अगेंस्ट टर्न करेगा। जब जब भाव फ्लक्चुएट होते हैं, पीक पे से फ्लक्चुएशन का मतलब है काफ़ी टाइम प्राइसेस कम डाउन ऑल्सो। सो जैसे हमने देखा था सितंबर से फरवरी 2025 के पीरियड में काफ़ी सारे स्टॉक्स 20% से लेके 40% तक नीचे गए थे। ब्लू चिप स्टॉक्स, वर्ल्ड क्लास कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, उनके शेयर्स 20-25% से नीचे गिरे। अच्छे म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज 10 से 15% से नीचे आई थी। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जिसे पैसा लगाना है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर कल्पेन पारेख, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। Mr. Kalpen is the managing director and CEO of DSP Investment Managers Private Limited, and he's also a member of the executive committee. He has over 19 years of experience. He was previously managing director and head of sales and marketing at IDFC Mutual Fund. He has also served in Birla Sun Life Asset Management Company Limited and ICICI Prudential Asset Management Company Limited after beginning his career with L&T Finance. Mr. Kalpen holds a master's degree in management studies in finance from the Narsi Monji Institute of Management Studies, as well as a bachelor's degree in chemical engineering from Bharati Vidyapeeth, Pune. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. I'm Namrata Arora. Thank you so much for joining us again this week. And I think we have a list of speakers that all of you love listening to. One of them is of course Mr. Kalpen Parekh. So on very special demand, we've got him again this week. So Mr. Kalpen, as all of you know, is the MD and CEO of DSP Mutual Fund. Kalpen ji, thank you so much for joining us today. And we are very honored to have you. I think it's been 6 months since I interviewed you last, so it's only fair that I interview you again today. But thank you so much for giving us your time. Thanks for calling me again and again, though I don't know whether all that I speak matters or works or not, but I'm glad that you keep calling me. Sure, thank you so much. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है that's around Gen Z investors, and I know कि हमारे जो बहुत सारे viewers हैं, they're all Gen Zs. So जब हम Gen Zs की बात करते हैं, they are the people who are born between 1997 and 2012, which means हम आज जो काफ़ी questions discuss करने वाले हैं would be for the younger people, right? So कल्पेन जी, जो मैं आपके लिए पहला सवाल होगा, that would really be around just very high level. आप हमें ये बताइए कि अगर एक young investor है, the Gen Z investor as we are calling them, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स? तो अगर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है एंड आई एम रियली यंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, तो मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि आप जेन जी हो या जेन वाई हो या एक्स वाई जेड, ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड दीज क्लासिफिकेशंस. दिस इज एज कंफ्यूजिंग एज लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, flexi cap sort of categorization. Most of these things don't matter. Whether the right principles of investing, वो हर एज के इन्वेस्टर के लिए सही है. Principles of investing change नहीं होते. Just because आपकी उम्र मेरे से कम है या किसी की ज़्यादा है, उससे principles of investing change नहीं होते हैं. Investing के 3 ही rules है कि आप जल्दी शुरू कीजिए, लेट निकलिए, विच मीन्स कंपाउंडिंग का टाइम बहुत लंबा मिलता है आपको, और उस दौरान आप अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में, अगर आपको स्टॉक करना है, होमवर्क करके फिर इन्वेस्ट कीजिए, ब्लाइंडली मत कीजिए.
और पास्ट रिटर्न्स को चेस करके इन्वेस्ट मत कीजिए। हमने देखा है कि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स मेक दोज एरर्स। तो मेरा एक ही कहना है कि स्टार्ट अर्ली, और कुछ ना समझ आए तो इंडेक्स फंड से शुरू कीजिए। निफ्टी 10 करके एक सबसे सिंपल फंड इंडेक्स कैटेगरी है जिसमें इंडिया के लार्जेस्ट 10 स्टॉक्स है। निफ्टी 50 दूसरी कैटेगरी जिसमें इंडिया के लार्जेस्ट 50 स्टॉक्स है। आप इसी से शुरू कर दीजिए बिफोर यू ट्राई टू लर्न मोर। और अगर आपको पैसिव के बजाय एक्टिव में शुरू करना है तो आप फ्लेक्सी कैप से शुरू कर दीजिए। तो इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में एक SIP से शुरू कर लीजिए आप। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड SIP बिकॉज 90% लोग, उनकी जो इनकम होती है हर महीने, वो महीने महीने आती है। आपके पास लमसम पैसा नहीं होता है। तो जब आपका पैसा हर महीने आता है तो SIP सबसे बेहतरीन तरीका है कि हर महीना आपको यूनिट्स खरीदने का चांस देता है। और एक बार आपने SIP शुरू अगर कर दी तो हर महीने उस फिक्स डेट पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। मैं 30 साल से आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 नहीं, रफली 27 साल से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई है, तो मेरी SIP 28 तारीख को होती है। तो मैंने SIP को स्पेशल बना दिया है। इट इज़ मैच्ड विद माई डेट ऑफ बर्थ सो दैट मैं इसके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 10th है, तो उसकी SIP की डेट 10 तारीख है। तो हर महीने 10 तारीख को उसके अकाउंट से पैसा निकलता है और हमारी एक स्कीम में इन्वेस्ट होता है और उसके यूनिट्स उसे मिल जाते हैं। तो सिंपल है, SIP करना है और एटलीस्ट मिनिमम 10 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो और अच्छी बात है, बट अगर 10 साल से कम के लिए आप आते हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। फिर आप एक टेम्पररी पार्किंग के लिए आके निकल जाओगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ओके, आई वुड बिलीव कि जो बहुत सारे जेनजी इन्वेस्टर्स हैं वो शायद अभी कॉलेज में हैं या फिर दे प्रॉब्ली जस्ट स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, एंड शायद उनके पास उतना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है फॉर देम टू इन्वेस्ट अ रिलेटिवली बिग अमाउंट। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि कॉलेज में जब आप होते हैं तो एक बहुत अच्छा समय होता है आपके लिए SIP शुरू करने का, बिकॉज तब आप गलतियाँ कर सकते हैं एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक्स विद स्मॉलर अमाउंट्स। फिर जब आप एक्चुअली कमाने लगेंगे तो आप शायद बड़े अमाउंट के साथ वो गलतियां नहीं करेंगे। सो आई डू बिलीव कि जो यंगर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शायद अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी शुरू करना चाहिए, एज यू राइटली सेड जो गलतियां हैं वो आप पहले ही कर लो विद स्मॉलर अमाउंट्स, एंड दैट वे एटलीस्ट बी बेटर ऑफ compared to a lot of us, who started off a little later in life. But let's get a little more into detail. Of course, आपने बहुत सारे points एक सवाल के जवाब में दे दिए. Let's break down each of them. ठीक है. So सबसे पहले तो एक स्टडी है which says कि जो Gen Z investors हैं वो risky investments prefer करते हैं. They would any day prefer an equity over a fixed deposit. So जब भी मैं इन्वेस्टर से बात करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो younger investors हैं उनको equities अच्छी लगती है, हमारी मम्मी लोगों को गोल्ड अच्छा लगता है, हमारे पापा लोगों को रियल एस्टेट अच्छा लगता है। तो अगर हम देखें तो 3 एसेट क्लासेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन द सेम फैमिली। अगर हम जेनजीज की बात करें, लाइक आई सेड कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं, कुड यू प्लीज टेल कि एज ए जेनजी इन्वेस्टर अगर उनको एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है विच इज़ रिलेटिवली सेफर, तो अगर सेफ तरीके से उनको इन्वेस्ट करना है, कंसिडरिंग कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं विद द इन्वेस्टमेंट्स, उनको क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिनको एट दिस पॉइंट जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? हाँ नम्रता, मेरा ये मानना है कि कैटेगरीज रिस्की नहीं होती है, अंडरलाइंग कंपनीज रिस्की होती है। तो आप चाहे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए या लार्ज कैप में करिए, जब जब मार्केट बड़े अमाउंट से गिरता है तो 50 से 60% सब कुछ गिरता है। रिस्क क्या होता है? जब मार्केट खराब होगा, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, वॉलेटिलिटी होगी, जैसे कोविड के समय पे हुआ था, 2008-9 के दौरान हुआ था, तो पूरा का पूरा मार्केट 50 से 60% से गिरा था। उसमें जो अच्छी लार्ज कैप कंपनीज है वो 50% से डाउन थी। आपने 100 रुपये लगाया, आपकी वैल्यू 50 हो गई। और जो अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज थी वो 100 के बजाय 40 हो गई। तो दोनों में गिरावट तो बहुत बड़े अमाउंट की आई थी। तो क्या ये बोलना सही है कि लार्ज कैप सेफ था और स्मॉल कैप रिस्की था? नहीं, दोनों गिरे, बिकॉज एसेट क्लास में रिस्क होता है और हर एसेट क्लास में फिर आप अच्छे एसेट को चूज़ कर रहे हो, अच्छी कंपनी को चूज़ करोगे तो कम गिरता है। और फिर जब मार्केट साइकिल टर्न होता है, एवरी करेक्शन इज टेम्पररी एंड देन ऑल अपसाइड्स आर परमानेंट। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो ये जो भी नए इन्वेस्टर हैं इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट गेम के रूल्स ठीक से समझना ज़रूरी है। बिना रूल्स को समझे अगर आप गेम खेलने आओगे तो यू विल हैव नो क्लू व्हाट यू आर डूइंग। क्रिकेट खेलने आ रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कि इसमें 11 प्लेयर होने चाहिए, 2 बैट्समैन होने चाहिए, बाउंड्री क्या है, 4 किसको बोलते हैं, सिंगल्स किसको बोलते हैं। वो रूल्स जाने बिना खेलने आओगे तो आपको गेम खेलने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो लेवल पे इक्विटी एज एन एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी होती है और अभी पिछले 4-5 साल से मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोगों को रिस्क नहीं समझ आ रहा है।
और मार्केट अगर नीचे भी आता है तो 2-3 महीने में नीचे आके फिर से रिकवर हो रहा है। तो रिस्क क्या होता है, जब आपने मार्केट नीचे आया 50% और आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, आप निकल गए, तो वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को आपने रिस्क में कन्वर्ट कर दिया। जो सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन था आपने बेच के उसको रियलाइज़ कर दिया, और जो पेपर पे करेक्शन था उसको आपने रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो रिस्क मार्केट में नहीं होता है, रिस्क हमारे बिहेवियर में होता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि बहुत सिंपल रूल है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास 40 से 50 कैटेगरीज है। आप कंफ्यूज होने वाले हो। आप जब भी आके वेबसाइट पे ढूंढने बैठोगे तो 1500 स्कीम आपको मिलने वाली है, और मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है आपको बताने का कि इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ। ये रियलिटी है। आपके पास बहुत सारा चॉइस है। चॉइस के एडवांटेजेस भी है और चॉइस के कन्फ्यूजन होने के डिसएडवांटेजेस भी है। व्हाट डू आई डू? और जब जैसे मेरे बेटे की उम्र आज 18 साल की है, 9 साल की उम्र में उसकी मैंने पहली SIP शुरू की थी। तो सिंपल रूल है कि शुरुआत करनी है आपको अच्छे एसेट क्लास से। इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी के पास परचेसिंग पावर है, इन्फ्लेशन को बीट करता है, और अगर हमने अच्छी कंपनीज में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया तो ओवर टाइम, ओवर 10, 20, 30, 50 ईयर्स अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ही अच्छे गैप से आउट परफॉर्म करती है वर्सेस इन्फ्लेशन। सो आपको कॉल लेना है कि मुझे पहले इक्विटी एसेट क्लास में आना है। और अब इक्विटी एसेट क्लास के अंदर लार्ज कैप फंड्स भी है, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थीमेटिक है, बहुत सारे चॉइसेस है। हर आदमी के लिए अलग अलग फंड रेलेवेंट हो सकता है, बट इस कंफ्यूजन से अगर आपको हटना है तो आप सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू कीजिए। बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड आपको फंड मैनेजर आपको हर तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेगा, हर तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होंगे। कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे भी है जो इंडिया के स्टॉक्स और ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो आपके पास एक पूरा रेंज मिल जाता है एक ही फंड के अंदर। इट्स लाइक having one thali which has everything for you, or one cricket team which has a good batsman, a good wicket keeper, a good spinner, a good fast bowler, a good all rounder. So मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सी कैप फंड से आप शुरू कीजिए। पहले 2-3 साल अपनी स्टडीज जारी रखिए म्यूचुअल फंड को समझने में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि और कैटेगरीज क्या है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है या नहीं है। मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा इसको जनरलाइज करके कि आपके लिए ये फंड सभी के लिए ये फंड सही है। बट सबसे मिडल ऑफ द पाथ फंड जो है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिलता है आपको। इसमें आपको हर तरह के सेक्टर की कंपनीज मिलेगी। इसमें आपको इंडिया और ग्लोबल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलता है अगर आपने सही फ्लेक्सी कैप फंड चूज किया। बेहतरीन तरीका है फ्लेक्सी कैप से शुरू कीजिए और SIP से शुरू कीजिए। Okay. Is there any category that they should avoid? So like I asked you, do you think sectoral funds, thematic funds, do you think avoid करने चाहिए और कोई category? Yeah. सो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में क्या होता है कि बहुत ही नैरो फंड्स होते हैं। जैसे सेक्टोरल फंड है, जैसे बैंकिंग फंड है, या टेक्नोलॉजी फंड है, या हेल्थ केयर है, या आजकल डिफेंस फंड्स काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज पिछले 3-6 महीने में डिफेंस स्टॉक्स में बहुत तेजी हुई है। तो नॉर्मली जब कोई नया आदमी वेबसाइट पे आके सर्च करता है तो सबसे पहले रिटर्न्स को देखता है, और जो बेस्ट रिटर्न होता है वो उसी फंड को चूज करता है। अब सेक्टोरल फंड में आपको एक वेरिएशन दिखेगा। लास्ट साइकिल के बेस्ट सेक्टर्स इस समय बहुत नीचे होंगे और इस साइकिल के बेस्ट सेक्टर्स रिटर्न्स में बहुत ऊपर होंगे, और वो फ्लक्चुएट भी काफ़ी करते हैं। अगर आपको इस फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स बिल्कुल चूज नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन websites, they come and actually choose sectoral funds and thematic funds more than plain vanilla flexi cap funds, and this is a very big flaw of investing. दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप 3 फंड्स है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। बट लास्ट 1 ईयर का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, मान लो किसी फंड ने लास्ट 1 साल में 30% रिटर्न दिया है, इन्वेस्टर को लगता है कि ये अच्छा फंड है बिकॉज इसने 30% दिया है, बट ये 30% आपका नहीं है। ये 30% जिसने 18 जून 2024 को पैसा लगाया था उसके लिए, या 1 साल पहले जिसने लगाया था उसका है। आपका तो है ही नहीं। आपका मीटर आज से शुरू होने वाला है, और आज से आगे 10 साल में या 5 साल में या 1 साल में कौन सा फंड अच्छा करेगा नहीं करेगा वो किसी को नहीं पता होता है। मैं DSP का CEO हूँ, दिन रात DSP के फंड्स पे ध्यान देता हूँ अपनी टीम्स के साथ, फिर भी मुझे नहीं पता होता कि अगले 12 महीने में कौन सा फंड बेहतरीन सबसे होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर इसी फॉर्मूला को चूज़ करोगे पूरे इंडस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मिंग पिछले साल का फंड ढूंढ के आगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो अवॉइड सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल till you don't understand the formula of investing there, and avoid choosing funds only on returns. It is a very dangerous way to invest.
Okay. So then what are those parameters based on which we should invest? तो आपने बोला कि सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, तो क्या पैरामीटर्स हैं? अब मैं जो पैरामीटर्स बताऊंगा ये बहुत लंबे हैं और बहुत ज़्यादा समय लेगा, और आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, 2 मिनट में सबको फंड खरीदना होता है। बट मैं ये आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इंडस्ट्री के अच्छे फंड मैनेजर्स कौन से हैं, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ के, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पढ़ के, उनके बिलीव्स क्या है। जैसे हमारे यहाँ रूल है कि हम हमारे पूरे के पूरे सेविंग्स DSP के फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब हम आपको हमारे फंड्स के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं और हम अगर किसी और में करेंगे तो वो अनफेयर होता है। तो हर फंड मैनेजर की एक आइडियोलॉजी हमारे वेबसाइट पे होती है, तो आप आके चेक कर सकते हो कि हर फंड की आइडियोलॉजी क्या है, और जो आपको सूट करे, जो आपको ठीक लगे, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर हमारी वेबसाइट पे 6 आइडियोलॉजीज है, आपको हर में पैसा लगाना है। यू कैन पिक एंड चूज। लाइकवाइज आप ग्रो पे ही कितने सारे फंड मैनेजर्स के वीडियोस रहे होंगे, यू गो थ्रू देम। आप जब वीडियोस देखोगे, सुनोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये लॉजिकल लग रहा है, ये वीडियो मुझे सिर्फ माल बेच रहा है, मुझे हार्ड सेल कर रहा है, बट ये थोड़ा सटल है, ये मुझे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है, या थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो आपको बाई सीइंग दीज वीडियोज़ और रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स ऑन whatever publicly available information is there, आप एक जजमेंट बना सकते हो, आपका लर्निंग का आगे बढ़ सकता है। तो ये पहला तरीका है। फिर एक बार आपने नैरो कर दिया कि ये 3-4 लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेट मी सी विच आर द फंड्स दे मैनेज, देन यू गो टू दोज फंड्स, लुक एट देयर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, कि पिछले 5 और 10 और 15 साल में क्या इसने इंडेक्स को बीट किया है या नहीं किया है। और अगर लंबे समय में अगर इस फंड ने इंडेक्स को भी बीट नहीं किया है, तो लेट मी देन स्किप, लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। देयर आर टाइम्स दैट एक अच्छे फंड मैनेजर के लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है। बट दैट्स ओके, इट इज़ लाइक इस फंड मैनेजर का फॉर्म खराब है, इसका क्लास अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। फिर तीसरी चीज़ मुझे देखनी है, जो मैं अपने लिए देखता हूँ, कि इस फंड का वर्स्ट केस रिटर्न क्या था। जब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया था, नॉर्मली नेगेटिव रिटर्न तब होता है जब मार्केट भी नेगेटिव होता है। तो जब मार्केट गिरा था, तब ये फंड क्या मार्केट से ज़्यादा गिरा या कम गिरा? अगर ये फंड मार्केट से ज़्यादा गिरा, जनरली मैं इसे क्रॉस मार्क दूंगा। ऑफकोर्स इसमें और बहुत सारे डायमेंशंस है, बट ब्रॉडली थंब रूल मेरे ये है कि मुझे फंड मैनेजर की आइडियोलॉजी अच्छी लगनी चाहिए, उसका लॉजिक सही लगना चाहिए फंड के पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने का। दूसरा, इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड इंडेक्स से बेहतर होना चाहिए। पोर्टफोलियो अगर ये एक्टिव फंड है, तो मैं ये देखता हूँ कि ये एक्टिव फंड सिर्फ इंडेक्स को मिमिक कर रहा है या ये अलग से मैनेज हो रहा है। ये ब्लाइंडली इंडेक्स के स्टॉक खरीद रहा है, या इसने एक फॉर्मूला के जरिए या थॉट प्रोसेस के जरिए कुछ स्टॉक्स को रखे और कुछ को एलिमिनेट किया है। फिर मैं चौथी चीज़ देखूंगा कि ख़राब समय में ये फंड ने बेहतरीन किया या नहीं किया है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब बहुत बड़े अमाउंट से गिरता है, जो फंड कम गिरते नॉर्मली माना गया है और देखा गया है कि दे आर मोर disciplined in their fund management, and long term में they are also the winners. So these are 4 or 5 things that I look at. और अगर मुझे ये सब नहीं समझ आता है, मान लो ये बहुत बोरिंग लगता है, इतना टाइम नहीं है, या ये पढ़ने के बाद मैं और कंफ्यूज हो गया, एंड मोस्ट लाइकली ऐसा होता है, आप 10 लोगों को पढ़ोगे, सुनोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये सब आपको नहीं करना है, टिल यू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग और द बेस्ट फंड फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट विद एन इंडेक्स फंड। देर इज़ नो बेटर वे। सिंपल निफ्टी इंडेक्स फंड में आपने शुरू कर दिया, हमने इनफैक्ट और एक सिंपलर प्रोडक्ट बना दिया है, निफ्टी 10 इंडेक्स फंड। इंडिया के सबसे बड़े 10 फंड स्टॉक्स जो है, आपने उसी में डाल दिया, और फिर धीरे धीरे आप पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। Okay, so you're talking so much about index funds, and I think the study also shows कि काफ़ी जो younger investors होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा inclination पैसिव फंड्स की तरफ होता है, एक्चुअली इंडेक्स फंड्स की तरफ, मोर देन ETFs एज वेल। एंड आई थिंक दे प्रेफर इंडेक्स फंड्स क्योंकि शायद उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम रहता होगा, शायद ये बिलीफ है कि उसमें ज़्यादा यू डोंट हैव टू डू टू मच रिसर्च, आप सिर्फ एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी आसानी से हो जाता है। So tell us what is the right approach, right? I mean, I know you said कि अगर समझ में नहीं आता है तो एक इंडेक्स फंड में डाल दीजिए and you're sorted. But then is there any specific category of index funds that they should start with? You did mention about the Nifty 10, or maybe you could look at a Nifty 50, which is a large cap index fund. But anything else from a passive investing point of view, and give us your perspective कि इतने सारे investors जो young investors हैं वो index investing क्यों कर रहे हैं? So देखिए, हर चीज़ जो इंडेक्स फंड कैटेगरी के लिए अप्लाई करती है, ऑलमोस्ट एक्टिव फंड के लिए भी अप्लाई करती है, एक्सेप्ट फॉर 2 थिंग्स। वन इज़ द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फंड्स इज़ लोअर, बट एट द सेम टाइम इंडेक्स फंड डज नॉट हैव द एबिलिटी देन टू डू बेटर देन द इंडेक्स। तो आपको अगर एक अच्छा एक्टिव फंड मैनेजर
अच्छी मेहनत करके इंडेक्स के ऊपर आधा 1-2% अगर जनरेट कर सकता है ओवर अ 10-20-30 ईयर टाइम होराइजन, वो एक्टिव फंड को फ़ायदा मिलेगा, इंडेक्स को नहीं मिलेगा। तो हर तरह के फंड के प्रोज एंड कॉन्स है। ऑन द अदर हैंड एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपनी कितनी भी मेहनत करे, काफ़ी टाइम ये भी होता है कि वो इंडेक्स से कम रिटर्न दे। उस समय में अगर उसका फॉर्म ख़राब है या उसकी स्टाइल ख़राब है या उसकी स्किल भी उस तरफ उस समय में काम नहीं कर रही है, तो कुछ समय में उसका फंड इंडेक्स से कम भी रिटर्न दे सकता है और इन्वेस्टर शायद नाराज़ हो जाए कि यार ये तो इंडेक्स भी नहीं बीट कर रहा है। तो आपको अगेन जज करना है। लाइक पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा बायस एक्टिव फंड्स का है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि 28 साल में 10 साल गलतियां करके फिर 5 साल उन गलतियों को सुधार के थोड़ा सीख के और उसके बाद के 13 साल थोड़ा फार्मूला ठीक करके मुझे पता है कि किस तरह के एक्टिव फंड मैनेजर्स को मुझे चुनना है अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और बाकी छोटा सा अमाउंट सिंपल निफ्टी इंडेक्स फंड में है, बिकॉज एनी इंडेक्स आज की तारीख में 100 अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड्स भी बन गए हैं। बीटा, स्मार्ट बीटा, बहुत सारे फंड्स हो गए। Now anything which is smart is active because it is deviating from the basic index. It has some formula. So मेरा ये मानना है कि इंडेक्स करना है तो आप सीधे निफ्टी 50 या निफ्टी 10 से शुरुआत कर सकते हो before you go deeper and study more. These two are good enough over a 25-year period. They've generated reasonable amount of compounding for investors. और अगर एक्टिव फंड्स करना है तो फ्लेक्सी कैप में आप ढूंढ सकते हो। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बताता हूँ जिनको स्मॉल कैप्स करना होता है, जिनको डायरेक्ट स्टॉक्स करने होते हैं, कि अगर आपको डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स इन्वेस्ट करना है तो उससे बेहतर है कि आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड के पास एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है जिसमें ख़राब स्मॉल कैप स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत सारे निवेशकों को ये नहीं पता है कि 85 से 90% स्मॉल कैप कंपनीज स्मॉल कैप भी नहीं रहती है। पूरे साइकिल के बाद वो माइक्रो कैप हो जाती है, छोटी हो जाती है। और आपको सिखाया गया होगा कि स्मॉल कैप्स विल बिकम मिड एंड लार्ज, बट लेस देन 1 or 2% कंपनीज बिकम मिड और लार्ज। मोस्ट ऑफ देम रिमेन स्मॉल और बिकम स्मॉलर। तो उसमें डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदने में भी बहुत सारे रिस्क है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स, अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना है तो स्मॉल कैप फंड से शुरू कीजिए rather than directly going and buying small cap stocks, because most people अपना रिसर्च करते ही नहीं है। कंपनी का अगर आपने पूछा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है पता नहीं है, कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल क्या है पता नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है पता नहीं है। फिर क्यों इन्वेस्ट किया? बिकॉज फ्रेंड ने किया था या 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया या टीवी पे किसी एक्सपर्ट को सुन लिया। तो बहुत ही फ्रिवलस तरीका है अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करने का। उससे बेहतर है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। लेस देन 5% पीपल विल लिसन टू व्हाट आई से, दैट इज जनरली द नॉर्म, बिकॉज all human beings have this instinct of doing what is fast, doing what is popular at this point in time. Disciplined way of investing is less popular, but long term में पैसा उसी से बनता है। ओके, सो नाउ आपने इस आंसर में बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए लाइक लॉन्ग टर्म, डिसिप्लिन, एंड यू सेड कि अगर आप 15, 20, 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आई डू बिलीव कि जब हम यंगर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट 20-30 ईयर्स, and maybe you and I would look at 20-30 years because we've already been investing और शायद हमने लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देखा है। लेकिन जो यंगर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर लुकिंग एट क्विक रिटर्न्स, दे आर लुकिंग एट कि मुझे 2-3 साल में क्या अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और उनके गोल्स भी काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। जैसे उनको ट्रैवल करना है या फिर दे वांट टू बाय समथिंग इन द नेक्स्ट 1-2 years। सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कल्पेन जी कि अगर मैं SIP को यूज़ करूँ, एंड यू डिड मेंशन कि डिसिप्लिन तरीके से करना चाहिए, विच ऑब्वियसली कम्स टू द फैक्ट ऑफ SIPs, कि अगर मुझे SIP करना है तो मेरे इमरजेंसी फंड के लिए या फिर ऐसे स्मॉलर गोल्स के लिए जो थोड़े शॉर्ट टर्म है, क्या SIP करनी चाहिए ऐसे गोल्स के लिए, और फिर कैसे करनी चाहिए, लाइक इन व्हाट कैटेगरीज में भी आई कुड डू एन SIP? तो ये बहुत सही बात है कि हर गोल हमारा 10 साल या 20 साल बाद वाला नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़े लाइफ के जो गोल्स है और सबसे क्रिटिकल गोल्स है वो 10, 20, 30 साल वाले ही होते हैं। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह के गोल के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर इनफ गोल्स विच आर 3 months अवे, विच आर 6 months अवे या 1 साल बाद होते हैं। मुझे हर साल का एनुअल मेंटेनेंस भरना है या मेरे बेटे के इंजीनियरिंग की फ़ीस भरनी है, तो वो मेरा 1 साल का गोल हो गया। तो ये 1 साल वाला जो गोल है वो मैं आर्बिट्राज फंड के ज़रिए फुलफ़िल करता हूँ। या मुझे 3 महीने बाद अगर एक छोटे से वेकेशन के लिए जाना है तो अगेन, सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स है या मीडियम टर्म गोल्स है, यहाँ पे 1 भी रुपया इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। पूरा का पूरा पैसा नॉन इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए, विच कैन बी डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स।
जहाँ पे इक्विटी के उतार चढ़ाव से आपके रिटर्न्स को या कैपिटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अगर 6 महीने में या आपको 6 महीने में घर लेना है और आपने उस गोल के लिए पिछले 3-4 साल का 30% CAGR रिटर्न देके इक्विटी फंड में पैसा लगा दिया, छठे महीने में आपको घर की चाबी मिलने वाली है और आपको 2 करोड़ रुपया सबमिट करना है और उस समय ट्रंप ने कुछ नया टैरिफ वॉर अनाउंस कर दिया या ईरान के साथ उसने कुछ स्टेटमेंट मार दिया और उस महीने में NAVs 10 से 15% नीचे चली गई, तो आपका गोल तो फिक्स्ड है और योर गोल्स डोंट केयर अबाउट व्हाट द मार्केट्स आर डूइंग एंड विच इज़ वाई शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको आपका पैसा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स और सेफर एसेट क्लास या लेस फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। और जो लंबे गोल्स हैं वहाँ पे आप इक्विटी को लेके आइए। अब कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका इनफ्लो जो है कैश फ्लो साइकिल मंथली होता है, इसलिए SIP सही है। तो 6 महीने का गोल है तो आप और आपके पास मंथली इनकम आ रही है तो आप 6 महीने की SIP कर सकते हो। बट देन द चॉइस ऑफ योर अंडरलाइंग फंड हैज़ टू बी अ वेरी कंजर्वेटिव फंड। अगेन आपको ये देखना है कि जो भी फंड मैंने सिलेक्ट किया इस जब पिछले इसकी हिस्ट्री में इसका वर्स्ट केस 6 महीने का रिटर्न क्या है, और अगर वो डेटा दिखाता है कि इसका वर्स्ट केस 6 महीने का रिटर्न -3% है या -30% है, और अगर आपका जिस दिन गोल मीट होने वाला है उस दिन ये -3 या -30 होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फेस योर सेल्फ और योर फैमिली। So align your choice of funds and the risk of that fund to the tenor of your goal. Shorter the tenor, less should be the risk or least should be the risk. Longer the tenor, higher should be the equity exposure. So it's a very simple framework to keep in mind. Okay, so I think I've asked you a lot of questions around Gen Zs. अब थोड़ा let's talk about different categories of funds, and I think जब हमने सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में बात किया, आपने बोला कि आइडियली एज एन इन्वेस्टर, एज अ यंग इन्वेस्टर आपको सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज दीज थीम्स आर वेरी नैरो, लेकिन फिर भी ये फंड्स बहुत फेमस हैं, फिर भी बहुत सारे लोग इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो अगर एज एन इन्वेस्टर आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ थीमेटिक फंड, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि वो ऐसी कौन सी थीम्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं? डू यू थिंक IT, healthcare, defense, I don't know, what are some of the themes that you think जो शायद एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है तो फिर भी ठीक है? So नम्रता, आप आयरनी देखिए, ये एक बात जो आप इतने बेसिक सवाल पूछ रही है कि मुझे एक्टिव करना चाहिए या पैसिव करना चाहिए, मुझे लार्ज कैप करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप करना चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म गोल करना चाहिए या शॉर्ट टर्म गोल करना चाहिए। आपने KG पास की नहीं है और आपको इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम देनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है कि पहले तो आपको पता ही नहीं है ये गेम क्या है, और फिर आपको अगर थीमेटिक में जाना है तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है। बट चलो, हैविंग सेड दैट, बिकॉज थीमेटिक इज इन योर फेस एवरी डे, देन यू डू द ऑपोजिट। अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन थीम्स इज, सी दूसरा ये जो इन्वेस्टिंग का जो गेम है ना, इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये सिक्लिकल है। मार्केट्स हैव साइकिल्स, सेक्टर्स ऑल्सो हैव साइकिल्स, सो सेक्टर्स गो अप फॉर 2, 3, 5 years एंड देन दे कंसोलिडेट और दे गो डाउन। उसी तरह से कुछ सेक्टर्स जो पिछले 3-4 साल से ठीक नहीं कर रहे हैं, अगले 3-4 साल में शायद वो अच्छा कर सकते हैं, अगर कोई ट्रिगर आ गया या अगर उनकी जो बिज़नेस की एक साइकिल है वो वापस नॉर्मलाइज हो गई। नॉर्मली हर इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की 3-4 साल की साइकिल होती है, फार्मा इंडस्ट्री की 4-5 साल की साइकिल होती है, मेटल्स और एनर्जी में 7-8 साल के बाद एक साइकिल आती है, और वो साइकिल बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। 1-2 साल में पूरा पैसा बन जाता है, फिर से 8-10 साल कुछ नहीं बनता है। प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर में 6-7 साल जीरो रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, और 2 साल में अच्छा रिटर्न। तो हर सेक्टर की एक साइकिल होती है। तो पहले तो आपको समझना है कि इस सेक्टर की साइकिल्स कितनी लंबी होती है और फिलहाल आप साइकिल में कहाँ पे हो, और अगर फिलहाल आप साइकिल के पीक पे हो तो इस सेक्टर में पैसा मत लगाइए, बिकॉज जब ये टर्न करेगा तो आपके अगेंस्ट टर्न करेगा। और अगर ये सेक्टर का लो साइकिल है, मान लो जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री 5 या 6 साल की साइकिल है, पिछले 4 से 5 साल में बैंक्स हैव नॉट डन वेल, तो आज अगर मुझे कोई सेक्टोरल फंड में पैसा लगाना है तो शायद मैं बैंकिंग BFSI से शुरू करूंगा, बिकॉज ये BFSI फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है बैंक्स में और इंश्योरेंस कंपनीज में और NBFCs में, और पिछले 5 सालों में गुड बैंक्स हैव अंडर परफॉर्म्ड द इंडेक्स और अदर सेक्टर्स। गुड इंश्योरेंस कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म्ड अगेन द इंडेक्स और मोस्ट अदर सेक्टर्स। So generally you know that these are good companies. Over a 10-year period ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेगी। बट पिछले 3-4 साल में इसका साइकिल ख़राब था, बिकॉज 5 साल पहले ये पीक पे थे और ये अपने नॉर्मलाइजेशन के दौर में चल रहे हैं।
तो आज अगर ये मुझे लो साइकिल में मिल रहे हैं तो देन दिस इज अ बेटर वे टू स्टार्ट इफ आई वांट टू स्टार्ट विद थीमेटिक फंड. नाउ चैलेंज इज व्हेन यू लुक एट द रिटर्न, लास्ट 1 year रिटर्न ऑफ अ BFSI फंड और लास्ट 3 year रिटर्न, इट विल लुक वेरी एवरेज, इट विल लुक बिलो एवरेज. और हमारे अंदर का जो इंस्टिंक्ट है ये हमें रोकेगा किसी भी लोअर रिटर्न फंड में पैसा लगाने से. और इसीलिए ये समझ होनी ज़रूरी है कि लो साइकिल में मुझे इन्वेस्ट करना है. अब इसी तरह से आप देखोगे एनर्जी कंपनीज जो है, लॉट ऑफ गैस कंपनीज, ऑयल कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, इनका 3 से 5 साल का लो साइकिल है, इनका रिटर्न ख़राब है. लेकिन ये कमोडिटीज़ वाले बिजनेस है, तो इसमें ट्रिगर कब आएगा, ये कब टर्न करेगा, इसको पहले से जानना बहुत मुश्किल है. और ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है कि इनफैक्ट आप किसी कमोडिटी कंपनी के CEO को पूछोगे, स्टील कंपनी के CEO को आप पूछोगे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका भाव अगले 1 साल में कहाँ पे होगा, ही सेज आई डोंट नो, बिकॉज कमोडिटीज़ बाय नेचर आर इनहेरेंटली वॉलेटाइल. तो जब एंड उस सेक्टर का जो मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस साइकिल ही हमें ना पता हो और उसके थीम में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बेसिस पे करेंगे. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है. मेरा ये मानना है कि क्यों हमें कॉम्प्लेक्स गेम खेलना है. कॉम्प्लेक्स गेम खेल के रिटर्न तो बनता नहीं है, पोर्टफोलियो में रिस्क ही ऐड होता है. तो इसीलिए पहले तो अवॉइड कीजिए, और अगर अवॉइड नहीं करना है, मन हो ही रहा है, तो लो साइकिल वाले सेक्टर्स खरीदिए अपने फ्यूचर के लिए. तो ये सब को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. बट कमिंग बैक, समराइजिंग, अगर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो चूज फंड्स विच आर इन लो साइकिल, थीम्स विच आर इन लो साइकिल, और जहाँ पे आपको समझ है कि अगले 1-2 साल में कोई बड़े ट्रिगर्स आने वाले हैं. आज का वैल्यूएशन कम है, रेवेन्यू ग्रोथ कम है, बट अगले 2-3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, और इसके वजह से वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा. एंड फिर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए. तो जस्ट लास्ट पॉइंट ऑन थीमेटिक विच जस्ट कम्स टू माई माइंड. और एक तरीका है कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि जो पॉपुलर थीम्स होती है या पॉपुलर सेक्टर्स होते हैं उनका वेट नॉर्मल एक्टिव फंड्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है या इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है रिलेटिव टू द प्रॉफिट इट इज़ जनरेटिंग. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. 2015 में हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, उसका निफ्टी 50 हो या निफ्टी 500 हो, इसमें 12-13% टोटल सेक्टोरल वेट हो गया था. और अगले 4 साल में 2015 के बाद 2019, ये इन 5 सालों में ये वेट जो 13-14% तक गया था वो नीचे में 3% पे आ गया, विच मीन्स इंडेक्स के अंदर ही इस सेक्टर का एक्सपोजर इतना कम हो गया. और जब इंडेक्स का एक्सपोजर कम हो जाता है तो नॉर्मली एक्टिव फंड्स भी अपना एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेते हैं. अब 2019 में अगर आपने हेल्थ केयर इंडेक्स फंड या हेल्थ केयर सेक्टर को गूगल किया होता तो आपको 1 year, 2 year, 3 year, 5 year रिटर्न नेगेटिव दिखेगा. इसका एक्सपोजर एक्टिव फंड्स में भी कम है, इसका एक्सपोजर इंडेक्स में भी कम है. तो ये एक सही समय है आपके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर इंडेक्स को ऐड करने का, कि जब बेंचमार्क में इसका वेट कम हो गया है, एक्टिव फंड्स ने इसको अपना वेट कम कर दिया है और इसके पिछले 3-4 साल का रिटर्न रिलेटिवली या तो नेगेटिव है या इंडेक्स से खराब है. और चौथी कंडीशन ये है कि नॉर्मली हेल्थ केयर एक अच्छा सेक्टर है बिकॉज इसकी जो अंडरलाइंग कंपनीज है ये नॉर्मली 15-20% के रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनीज है, और अब साइकिल हमेशा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है. इस सेक्टर में लेवरेज की ज़रूरत नहीं है. तो खराब समय भी होगा, इकोनॉमिक साइकिल खराब भी होगी, ये कंपनीज को सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अगर थीमेटिक फंड लेना भी है तो ऐसा लीजिए जहाँ पे बैलेंस शीट का रिस्क ना हो, कि ऐसी कंपनीज ना हो जिनका 1 रुपये की इक्विटी है लेकिन सामने 5 रुपये का डेट है, और अगर बिजनेस साइकिल ख़राब हो गया तो वो डेट ही आपको खा जाएगा. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप सेक्टोरल फंड के बारे में सोचते हो. सो यू डू थिंक कि हमें इंडेक्स में अगर हम देखें कि एक सेक्टर को कितना एलोकेशन दिया गया, दैट्स अ गुड इंडिकेटर कि हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए. One of them. It's one of them. Okay. You know, I personally believe कि जो एक lazy investor होता है is actually a wealthy investor. क्योंकि if you are lazy, you will actually make money in the long term because you're not really reacting and doing a lot of complicated things with your portfolio. Right. So, Kalpen ji, let me ask you this very simple question. At DSP, आपका for your equity funds, आपका stock picking strategy क्या रहता है? Is it individual strategy for every equity fund category या फिर आपका एक फंड लेवल पे कोई स्ट्रैटेजी है that you look at? So, मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि वाइल आप मेरे से समझे या सुने, हमारे वेबसाइट पे एक सेक्शन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी लिखा हुआ है, और हमारे जो 5 फंड मैनेजर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलोसफी वहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है 10 से 15 पेजेस का. ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्टिव फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है ये सीखना है,
आपको अगर स्टॉक पिकिंग भी सीखना है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। और इन डॉक्यूमेंट्स में हमने क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि हम कंपनीज कैसे चूज़ करते हैं, किस तरह की कंपनीज हमें अच्छी लगती है। तो मेनली इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा कि 2 या 3 ही चीज़ मैटर करती है इन्वेस्टिंग के लिए। ये देखिए, आपका और मेरा ये हमारे मेहनत का पैसा है। हम दिन भर 12-13 घंटा काम करते हैं पैसा इकट्ठा करने में। जब हमें इन्वेस्ट करना है तो आइडियली हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिस कंपनी में ग्रोथ हो। ये कंपनी अच्छी इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अच्छी या बुरी, उस इंडस्ट्री की ये मार्केट लीडर हो या टॉप 3 में हो, सो दैट इसके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये कंपनी फाइट कर सकती है, ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है। जब हर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा तो टॉप जो कंपनीज है वो ही स्लो डाउन में सर्वाइव करके आगे बढ़ती है। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो रेजिलिएंट हो, जो कैपिटल को रिस्पेक्ट करे और शेयर होल्डर्स को भी रिस्पेक्ट करे और शेयर होल्डर्स के साथ ये अपने प्रॉफिट्स को शेयर करे। सो इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द कंपनीज हैज़ टू बी वेरी गुड। सो आवर फर्स्ट फिल्टर इज दैट द क्वालिटी ऑफ दीज बिजनेसेस हैज़ टू बी really good. Another dimension of quality is a quality company generally will have growth in it. Any company which cannot grow every year by at least GDP growth rate plus another 5% is generally not a quality company because it's not able to grow. What's the point of giving money to someone who can't grow? तो दूसरा एक पैरामीटर है कि कंपनी में ग्रोथ कितना है ऑन एन एवरेज पिछले 5, 10, 20 सालों का, या अच्छे समय बुरे समय में कंपनी किस तरह से ग्रो करती है, क्या ये बुरे समय में भी अपने कंपटीशन से बेहतरीन तरह से ग्रो कर पाती है या नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं हम, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फिर तीसरा पैरामीटर हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब जब हमें स्टडी करना होता है वो तो हम इसके बैलेंस शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से समझते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम कुछ कंपनीज अकाउंटिंग जगलरी करके ऐसे नंबर्स प्रिंट करती है जो मुझे और आपको देखने में अच्छे लगे। तो यहाँ पे हम हमारे फोरेंसिक्स के स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। हम एक स्केप्टिसिज्म का लेंस लगाते हैं कि क्या ये नंबर जेन्युइनली सही है। 3, 4, 5 अलग अलग तरह से हम कोशिश करते हैं जज करना कि इसने जो 12% का ग्रोथ दिखाया वो सही है या नहीं है। इसका जो 20% का ROE है वो जेन्युइनली 20 है या ओवर स्टेटेड है। और कहीं पे भी अगर डाउट आता है कि कंपनी अपने अकाउंट्स को फच कर रही है या ओवर स्टेट करती है तो उन कंपनीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं। So quality and growth becomes an important dimension. And lastly, इंडिया में 500 स्टॉक्स है निफ्टी 500 में, जो जनरली हमारा यूनिवर्स है। जब हमने क्वालिटी और वैल्यूएशन का फिल्टर लगा दिया तो नॉर्मली 150 कंपनी बाहर निकलेगी। 300, 350 कंपनी ऐसी होगी जिनका या तो क्वालिटी पैरामीटर वीक होगा या ग्रोथ पैरामीटर स्लो होगा। तो उन सबको आपने अगर एलिमिनेट कर दिया तो जो बचेगा उसमें देन हम देखते हैं कि वैल्यूएशन क्या है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप उसके फेयर वैल्यू से ज़्यादा भाव पे खरीदोगे तो एज अ स्टॉक इन्वेस्टर यू विल गेट पुअर रिटर्न्स। सो देयर इज़ अ सेइंग बाय समवन, आई थिंक हावर्ड मार्क्स, दैट अ ग्रेट कंपनी कैन एंड अप बीइंग अ वेरी पुअर स्टॉक if you overpay for it. So students of investing know, if you have read history, in fact some of the world class companies like Coke and Pepsi, इनके 20 और 30 साल के रिटर्न ज़ीरो हुआ करते थे। जब आपने अगर 1980s और 90s में बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे 70-80 के पी पे इन कंपनीज़ को ख़रीदा, बिकॉज इनका जितना भी अच्छा ग्रोथ रेट हो, जितनी भी अच्छी इनकी ROEs, मार्जिन्स, ब्रांड्स हो, लेकिन एक बार अगर आपने इसका वैल्यूएशन ज़्यादा दे दिया, वो डिज़र्विंग है उससे ज़्यादा दे दिया, तो आपका रिटर्न ख़राब होगा। 2000 से लेके 2014 तक शायद माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक का रिटर्न ज़ीरो था। सो बहुत सारी दुनिया की या इंडिया की वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ है जिनके प्रॉफिट्स भी 15-20% से ग्रो हुए हैं, लेकिन उनके शेयर होल्डर्स का रिटर्न या तो नेगेटिव आया है या ज़ीरो आया है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे इनको खरीद लिया। 70, 80, 90 पी पे अगर आपने अच्छी कंपनीज़ को भी खरीदा तो लॉन्ग टर्म रिटर्न काफ़ी बिलो एवरेज आ सकता है। तो हमारी जो DSP के फंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तीनों को ध्यान में रखती है, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन। ये तीनों पैरामीटर का मिक्सचर होता है। अगर हमें कहीं पे वैल्यूएशन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है आज के बाज़ार में जहाँ पे वैल्यूएशन हर जगह पे महंगे है, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, कि नंबर 1 के बजाय नंबर 2 या नंबर 3 कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे। और कहीं पे अगर हमें बेस्ट इन क्लास कंपनी मिलती है तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बट हमेशा एक पोर्टफोलियो अप्रोच होता है। वी आर नॉट जस्ट बाइंग फॉर वन स्टाइल, हम इन तीनों को एक साथ ब्लेंड करते हैं और फिर पोर्टफोलियोज को बनाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही क्रूड और सिंपलिस्टिक तरीके में बताया, बट इसको आपको अगर डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सेक्शन में
हर फंड की आइडियोलॉजी को पढ़ सकते हो। Okay, sure. Wonderful. So, Kalpan ji, आपने ना एक बार you had said a statement which is investors must be prepared for higher uncertainty, volatility, and larger opportunities. Can you help our viewers understand what you mean by this? higher volatility. Higher uncertainty, volatility, and larger opportunities. Okay, so actually, I think this I must have said few months back because actually ये statement हमेशा के लिए सही है because the world is always uncertain. I'm sure if you look back at your 15-20 year journey, my 25-30 year journey, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मुझे future clearly दिख रहा था। हर दिन कोई ना कोई anxiety होती थी, हर दिन कुछ नई uncertainty दिखती है। लेकिन अगर uncertainty मार्केट के भाव में आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट का भाव नीचे आ चुका है, तो ये अच्छा आउटकम है कि अनसर्टेनिटी तो है ही, लेकिन आई एम नॉट पेइंग अ वेरी हाई पी मल्टीपल, या मैं बहुत महंगे भाव पे फंड्स को नहीं खरीद रहा हूँ। तो ये अनसर्टेनिटी अगर आती भी है तो मेरे एनएवी में ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा। हम फिलहाल ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब अनसर्टेनिटी तो ज़्यादा है ही, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है। पिछले 5-7 सालों में अगर वॉलेटिलिटी का एक पैरामीटर है विक्स करके, वो काफ़ी कम हो चुका है। नॉर्मली इंडिया में स्टॉक्स गिरते बहुत कम है। दुनिया भर में आप देखोगे अगर कंपनी ने खराब रिजल्ट अनाउंस किया तो स्टॉक एक ही मिनट में 20% से गिर जाता है। आज की तारीख में पिछले 3-4 सालों में ऐसा हुआ है कि इंडिया में अगर स्टॉक खराब रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो स्टॉक गिरने के बजाय कम ऊपर जाता है। तो ये ऐसा फेज है जब स्टॉक्स महंगे हैं और वॉलेटिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, और एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स या इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है उनकी भी अनसर्टेनिटी है। और जिस तरह से यूएस पिछले 3-4 महीने से बात कर रहा है अबाउट चेंजिंग द इक्वेशन विद ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, मान लो अगर वो हो जाता है, इट टेक्स अस इनटू अ वर्ल्ड जो हमने 40-50 साल पहले देखा था। जब अब ऐसे माहौल में करेंसीज में अनसर्टेनिटी होगी, ऐसे माहौल में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, और ऑल दीज अनसर्टेनिटीज आर नॉट डिस्काउंटेड इन द प्राइस, बिकॉज आज की तारीख में दुनिया का हर स्टॉक मार्केट मोरलेस एक पीक वैल्यूएशन पे है या ऊपर के भाव में है, एंड पर्टिकुलरली इंडिया जहाँ पे हमारा पैसा ज़्यादातर लगता है। तो वैल्यूएशन महंगे है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अनसर्टन है, और ग्लोबली हर दिन कोई ना कोई वॉलेटाइल इवेंट होता है जिससे प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। अब जब भाव फ्लक्चुएट होते हैं, पीक पे से फ्लक्चुएशन का मतलब है काफ़ी टाइम प्राइसेस कम डाउन ऑल्सो। सो जैसे हमने देखा था सितंबर से फरवरी 2025 के पीरियड में काफ़ी सारे स्टॉक्स 20% से लेके 40% तक नीचे गए थे। ब्लू चिप स्टॉक्स, वर्ल्ड क्लास कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, उनके शेयर्स 20-25% से नीचे गिरे। अच्छे म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज 10 से 15% से नीचे आई थी। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जिसे पैसा लगाना है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिससे यूनिट्स खरीदने हैं, जिसको यूनिट का कलेक्टर बनना है, उसके लिए जब एनएवी गिरती है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं हाथ में। तो पिछले 4-5 महीनों में जिन्होंने अपनी एसआईपीज चालू रखी है, जिन्होंने नया पैसा लगाया है, उनको यूनिट्स 15 से 20% ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि एनएवीज 15 से 20% नीचे थी। तो जब ये अनसर्टेनिटी होती है, जब वॉलेटिलिटी होती है, इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको नया पैसा लगाना है। जिसका ऑलरेडी पैसा लग चुका है उसको आई कांट डू मच अबाउट दैट यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड लिव थ्रू इट। बट हर नए इन्वेस्टर के लिए, हर नए पैसे के लिए फ्लक्चुएशन इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो डोंट यू थिंक अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर? जब फ्लक्चुएशन होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट अच्छा कर रहे तो एनीवे यू हैव अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न, सो इट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन जनरल। सो देयर इज अ बुल मार्केट ऑलवेज, या तो एनएवी में बुल मार्केट होगी या यूनिट्स में बुल मार्केट होगी। यूनिट्स में, या एब्सोल्युटली। Sure. Okay, so let me ask you about one financial goal जो हर पेरेंट के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल होता है। यू वर जस्ट मेंशनिंग अबाउट इट कि आप अपने बच्चे की इंजीनियरिंग फीस के लिए यू लुक एट सेविंग मनी इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कैंपेन की जो चिल्ड्रंस फंड्स होते हैं, आजकल बहुत सारे चिल्ड्रंस फंड्स अवेलेबल हैं, क्या वो एक अच्छा ऑप्शन होते हैं, या फिर एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर
children's higher education as a financial goal? क्योंकि बहुत सारे parents look at investing in funds for the higher education of their kids. Conceptually or technically, both are the same. Children's fund also invest in the same 30-40 stocks. Okay. A flexi cap fund also will invest in the same 30-40 stocks. There is no difference between the two. तो मैंने अपने लाइफ के सारे गोल्स और अपने बेटे के एजुकेशन के गोल्स को भी पूरा किया है थैंक्स टू फ्लेक्सी कैप फंड्स। मैंने अपने करियर में कभी भी चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी गोल्स पूरे हुए बिकॉज अल्टीमेटली अंडरलाइंग तो वही स्टॉक मार्केट है, अंडरलाइंग तो वही 30-40 कंपनीज है। हैविंग सेड दैट, चिल्ड्रंस फंड का एक एडवांटेज ये है कि जस्ट बिकॉज का नाम चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड है तो आपके दिमाग में ये एक मेंटल कंपार्टमेंट बन जाता है, और शायद ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स इस वाले गोल को थोड़ा ज़्यादा लॉयल्टी देते हैं। इस वाले गोल से लोग थोड़ा दूर रहते हैं। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव हुए भी तो पहले वो अपने डाइवर्सिफाइड फंड को हाथ लगाएंगे, बट इससे दूर रहेंगे कि इसको इन्वेस्टेड रखो बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल के लिए। तो जब भी किसी फंड का नाम गोल के साथ जुड़ जाता है, जनरली बिहेवियरली ये अपना ऑड्स इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हो जिसको पता है कि अंडरलाइंग दोनों में सेम है, वॉलेटिलिटी या मंदी में मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं पैसा निकालूंगा नहीं लेकिन ज़्यादा लगाऊंगा, तो आप चिल्ड्रंस फंड में डालो या डाइवर्सिफाइड में डालो, एक ही बात है। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कंपार्टमेंटलाइज करते हो और एक नाम के वजह से आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है उस फंड में रुके रहने के लिए, जिसमें आपका टाइम होराइजन लंबा रह सकता है, इट इज़ फुलफिलिंग अ वेरी वैल्यूएबल नीड। सो आई वुड से दैट उसके बिना भी आपकी गाड़ी चल सकती है और उसके होने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बोथ आर राइट पर्सपेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एज एन इन्वेस्टर। ओके, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चिल्ड्रंस फंड में जो है 5 साल का लॉक इन होता है और योर चाइल्ड टर्निंग 18 व्हिचएवर कम्स अर्लियर। सो डोंट यू थिंक कि एक जो लॉक इन है वो भी एक काफी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वो लॉक इन की वजह से शायद चिल्ड्रंस फंड में डालते होंगे जिससे कि आप ना निकाल पाओ। बिल्कुल, इनफैक्ट दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन कि काफ़ी टाइम वो दो चीज़ होती है। लॉक इन देके बहुत सारे लोग पहले तो लगाते ही नहीं पैसा कि लॉक इन है तो मत डालो, बट हैविंग सेड दैट जिसने इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको पता है कि मैं आज भी अगर एग्जिट करूंगा तो मुझे एक एग्जिट लोड लग जाएगा, मेरा लॉक इन 10 साल बाद पूरा होने वाला है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है आपके बिहेवियर को या आपके मिसबिहेवियर को रोकने के लिए, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमने हमारे ही डेटा पॉइंट्स में देखा है, हमारे 2 फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो मोरलेस सिमिलर है, जिनका फंड मैनेजर सेम है। एक है लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरा है हमारा टैक्स सेवर फंड। दोनों का बिहेवियर और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टर ज़्यादा समय रुकता है, उसका होल्डिंग पीरियड लंबा है, बियॉन्ड 3 years ऑल्सो। होल्डिंग पीरियड एवरेज 5 से 6 सालों का है, जबकि लार्ज एंड मिड कैप में 3 साल से कम का है। और इसके वजह से जबकि दोनों फंड्स के रिटर्न कॉम्पिटिटिव या अच्छे हैं, बट इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस है वो टैक्स सेवर में बेहतरीन है। तो काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरा तो 10 साल का पैसा है, 3 साल लॉक इन भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम ओके टू इन्वेस्ट। सो यू आर राइट, काफ़ी टाइम इस तरह के बिहेवियरल हैक्स हमें हेल्प करते हैं। सी ये गेम जो है ना, ये स्टेइंग इन्वेस्टेड का गेम है, यू हैव टू बी देयर फॉर लॉन्ग। तो जो भी डिज़ाइन आपको लंबे समय तक रुकने में हेल्प करे, आपको वो डिज़ाइन को एम्ब्रेस करना चाहिए। Sure, wonderful. Okay, so just one last question before we end for today. And I think, of course, ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, but no harm in listening to your answer again, which is in your 25-30 years of journey of investing as an individual investor, please help us understand कि आपकी खुद की personal learnings क्या रही हैं, and what are some of those simple hacks जो आपने शायद अपनी investment journey में use किए हैं to probably create more wealth for yourself. I'll give you example of our oldest fund. इसका नाम है DSP Flexi Cap Fund. इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 18% है फॉर एग्जांपल। तो अगर 1 साल में मैंने 18% कमाया तो मुझे 100 रुपये पे 18 रुपये मिलेगा, और 2 साल का रिटर्न अगर 18% CAGR है तो 18 and another 18 with some compounding will make my 100 rupees grow to 140, तो 40 रुपया बन गया। लेकिन अगर इसको मैंने 30 साल तक इन्वेस्टेड रखा, मिला तो वही 18%, बट जैसे टाइम का कंपाउंडिंग होता है और रिटर्न का भी कंपाउंडिंग होता है, दिस पोर्टफोलियो वुड गो बाय रफली 90 टाइम्स। सो 100 रुपीज़ विल बिकम 90 into 100। सो द कंपाउंडिंग इज़ फार हायर जितना टाइम लंबा मिलता है। तो पहला लर्निंग जो मेरा ये है कि रिटर्न टाइम से बनता है,
और रिटर्न बैक एंडेड बनता है। वेल्थ जो है वो बैक एंडेड बनती है, पहले दूसरे साल में जो पैसा या रिटर्न दिखता है वो उसकी वैल्यू बड़ी उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू बड़ी नहीं होती है। बड़ा अमाउंट अगर देखना है तो वो 10वें साल के बाद ही मिलता है। इसीलिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा गया है कि वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर है, 95% ऑफ हिज वेल्थ उसने बनाई है 60 साल के बाद की उम्र में। उसका वो जे कर्व लेट आता है, तो इसीलिए स्टेइंग पुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। अब स्टेइंग पुट के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? स्टेइंग पुट का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आपने जब भी इन्वेस्ट कर दिया उसके नेक्स्ट 3-4 साल में आपका रिटर्न ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बहुत नेगेटिव होता है तो आप डर के निकल जाते हो। और ये अवॉइड करने के लिए जिस दिन आप फंड्स सिलेक्ट करते हो या चूज़ करते हो, पास्ट रिटर्न को चेस करना गलत है। सो माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई इन्वेस्टिंग जर्नी स्पेशली इन द फर्स्ट 10 years वॉज हमेशा मेरा फंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया था एक्सेल शीट खोलो और देखो जो भी 20-30 फंड्स हैं उसका बेस्ट परफॉर्मिंग फंड क्या है, पैसा उसमें लगा दिया। 3 महीने बाद फिर से देखा बेस्ट परफॉर्मिंग क्या है, वो नहीं था, कुछ और निकल गया, तो यू फील चीटेड, चलो वो वहाँ से रिडीम स्विच करके नए वाले में डाल दो। सो कॉन्स्टेंट रोटेशन। So you are always buying the hero of the last cycle and the villain of the current cycle. जो अगले आप जब इन्वेस्ट करोगे उसके बाद वो रिटर्न आपको नहीं बना के देगा, तो यू आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग एंड इससे आपके फाइनल रिटर्न में बहुत नुकसान होता है। और हर बार जब आप पैसा चर्न करते हो, ये तीसरी लर्निंग है कि जितनी बार आप पैसा निकाल के घुमाते हो या कहीं और लगाते हो, आप टैक्स भरते हो कैपिटल गेन्स पे, और जो टैक्स आपने भर लिया उसका अगले 30 साल का जो कंपाउंडिंग वो चला गया, वो जो आपका रिटर्न होने वाला था वो आपका नहीं रहा। सो बेसिकली द 3 things आई वुड से इज दैट आई बिलीव इन लेंथ ऑफ इन्वेस्टिंग एंड टू वो लेंथ मिले मुझे, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा पोर्टफोलियो पास्ट रिटर्न से इन्फ्लुएंस ना हो। मेरे पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है इज़ गवर्न्ड बाय साउंड प्रिंसिपल्स। अच्छा फंड मैनेजर कौन है, डिसिप्लिन कितना है, और किस तरह से वो मुझे हर बाज़ार के उतार चढ़ाव में नेविगेट करेगा। So avoid chasing past returns, avoid investing for 3 months and 6 months, instead invest for decades. There is no other formula for wealth creation. इसके बजाय अगर आपने फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना लिया तो वो लक है, वो स्किल नहीं है। Do you think luck plays an important role in investing? Luck plays an important role in the fact that इतने बड़े गैलेक्सी और यूनिवर्स में हमको ह्यूमन लाइफ का फॉर्म मिला है, या मुझे इतना बड़ा रोल मिला है ऑफ मैनेजिंग 40 लाख इन्वेस्टर्स मनी, और मुझे ग्रो और आपके साथ बात करने का चांस मिला है। ऑल ऑफ दिस हैज़ लक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लक इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग। लेकिन लक के साथ गुड बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लक के साथ मिस बिहेवियर को जोड़ दिया तो गुड लक आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं करा पाएगा। Sure. Thank you so much, Kalpin. I think it was a wonderful conversation. I think आज हमने बहुत सारे questions cover किए, and I do hope हमारे जो Gen Z investors हैं, they get to learn a lot from everything that you've said. So thank you so much for your time again, and we hope we'll get you back soon. So thank you so much. Thank you. I hope the label of all investors changes from Gen Z to rich investors, and wish all of them an enriching journey. Thank you so much. Sure. Thank you. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Kalpen. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने Gen Z's के इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया। एंड मिस्टर कल्पेन सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो रिस्क होता है दैट्स इन द वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली वो एक असेट क्लास का रिस्क है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको इक्विटी फंड्स को समझना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन नॉट जस्ट equity market but in the behavior of an investor। तो अगर आपको equity funds में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। बल्कि कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं जो आपका पैसा फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने मिस्टर कल्पेन के साथ ये डिस्कस किया कि Gen Z's को एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर कल्पेन सेज कि अगर आपको बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स चाहिए तो ऑफकोर्स आपको एक्टिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप पैसिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट बेंचमार्क जितने रिटर्न्स तो मिलेंगे ही। He also says कि अगर कोई स्मार्ट फंड्स हैं लाइक योर स्मार्ट बीटा फंड्स, वो एक्चुअल में एक एक्टिव स्ट्रैटेजी ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यू शुड लुक एट इंडेक्स फंड्स जो एक्चुअल में एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। नाउ ही ऑल्सो सेज कि जो Gen Z इन्वेस्टर्स होते हैं
उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स की बजाय स्मॉल कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बिना रिसर्च किए अपने फ्रेंड्स या सोशल मीडिया के टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, विच इज रॉन्ग. सो इट्स बेटर स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स. फिर हमने मिस्टर कल्पेन के साथ ये डिस्कस किया कि जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, क्या उसके लिए हमें इक्विटी फंड्स में SIP करनी चाहिए. सो मिस्टर कल्पेन सेज कि अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है तो उसके लिए कभी भी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं. अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको थोड़े सेफर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं. फिर हमने मिस्टर कल्पेन के साथ थीमेटिक फंड्स या सेक्टरल फंड्स के बारे में बात करी एंड विच आर द सम ऑफ द थीम्स दैट वी कुड इन्वेस्ट इन. सो मिस्टर कल्पेन सेज कि हर सेक्टर की एक साइकिल होती है, तो सबसे पहला काम जो आपका है वो यही है, ये डिटर्मिन करना है कि अभी वो सेक्टर कौन सी साइकिल में है. तो आइडियली आप जो भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अभी लो साइकिल पे होना चाहिए. सो इफ द इन्वेस्टर इज लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स, उनको उस टाइम में उस सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए व्हेन इट इज एट अ लो साइकिल. ही आल्सो सेज कि BFSI एज अ सेक्टर कुड बी कंसिडर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म. फिर हमने मिस्टर कल्पेन के साथ उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर कल्पेन सेज कि जो इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स होते हैं वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं. आप जितना ज़्यादा समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा. सो ही सेज कि आपको जो है लंबे समय तक एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रहना चाहिए. ही आल्सो सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा चर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो को चर्न करेंगे उतना आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ेगा. So that was about in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.